नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं योगी हुकूमत में वजीर रह चुके सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, टेम्पो चालक से लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले ओम प्रकाश राजभर, जो अक्सर अपने बेबाक बोल के कारण विवादों में रहते हैं और इसी वजह से उन्हें बसपा छोड़नी पड़ी थी और योगी मंत्रिमंडल से मंत्री पद तक खोना पड़ा था। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, जानेंगे आज ओम प्रकाश राजभर से। और इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। ओम प्रकाश राजभर जी, 35 सालों के संघर्ष के बूते आप अति पिछड़ों के नेता के रूप में उभरे। आप पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव में रहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सक्रिय राजनीति में आपका कब और कैसे आना हुआ? देखिए, माननीय कांशीराम जी का जब उदय हुआ, जब उन्होंने बामसेल बनाया, तो बामसेल की मीटिंग में मैं गया। वहां जब उनकी सुना तो उस समय मैं शिक्षा पीरियड में था, तो धीरे धीरे विचारों को सुनते सुनते दिमाग में बात बैठी। फिर उसके बाद DS4 बना, DS4 में हम लोगों ने काम किया। फिर 84 में BSP बनी, BSP में हमने 14 साल लगातार काम किया। 95 में पत्नी बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हुई और 96 में मैं बसपा से कोलसला विधानसभा से चुनाव लड़ा। 1676 वोट से ही मात्र हार गया। उसके बाद फिर कुछ बिंदुओं को लेकर के मायावती जी से हमारी नहीं बनी, मैंने बसपा छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा कि डॉक्टर सोनल पटेल जी के संपर्क में मैं हुआ, तो वहां भी हमको वही चीज मिली कि जो नेता कहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ समाज को धोखा देने की बात करते हैं। जब नेता को अपने पास लाना होता तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, और जब वो अपने पास ले लेते हैं, जिस तरह आज देश की जनता, जब वोट लेना होता है जनता की, तो नेता बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, जब वोट ले लेते हैं तो सारे भाषण भूल जाते हैं। तो वही हसर हमने वहां भी पाया। पढ़ाई के दौरान आप रात में टेम्पो चलाते थे और फिर राजनीति की शुरुआत से ही आप अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर मांग करते रहे। आपको क्या लगता है, आरक्षण का वर्गीकरण करना कितना सही है या कितना जरूरी है? देखिए, जिस बात को लेकर के मैं, जैसा आपने जिक्र किया ऑटो रिक्शा चलाने का, तो मैं, कोई काम छोटा नहीं होता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज है तो वो भी ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे DM हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी ड्यूटी है अलग अलग। उसी तरह वह भी एक काम है। तो मैं कॉमर्शियल खेती किया, ऑटो रिक्शा चलाया, जीप चलाया, कोई काम हमारे लिए मैंने छोड़ा नहीं। सब काम जो भी मेरे सामने काम आता गया, किसको करने से समाज परिवार का लाभ हो सकता है, मैंने किया। खैर वो बात दिगर की है। आपने सवाल किया अति पिछड़े समाज को। इस देश में 74 साल आजादी मिले हो गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, या किसी की सरकार केंद्र में रही हो, और उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की सरकार रही हो, सभी लोगों ने अर्कवंशी को, बारी को, बियार को, नाई को, गोंड को, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, कश्यप को, इनके साथ 100% लोगों ने धोखा दिया है। इनको जब वोट लेना होता है तो इनके बीच से एक एक 2 नेता हर क्षेत्र में पैदा कर दिए जाते हैं। उस नेता के सहारे वोट ले लिए जाते हैं, और वोट लेने के बाद फिर इन नेताओं का नाम लेना तक लोग नहीं समझते हैं। मैंने बड़े बड़े नेताओं का, चाहे वो देश की राजनीति करने वाले हों, चाहे प्रदेश की राजनीति करने वाले हों, बड़े नेताओं की बात मैं करता हूं, उनके जबान पे सिर्फ या तो सामान्य वर्ग आता है, या दलित आता है, या बहुत करता है तो मुसलमान की बात कर लेता है। इसके अलावा और ऊपर और नीचे जाता है तो यादव की बात कर लेता है, पटेल की बात कर लेता है, मौर्य तक की बात कर लेता है। उसके बाद
किसी भी जाति की चर्चा नहीं हो पाती है। आप जाति की चर्चा की बात करें, जिस तरह से आप ये तमाम बातें करें, इस तरह से तो आपका ये कहना है कि आपने बीजेपी से समझौता भी इसी शर्त पर किया था कि सरकार अगर बनती है तो पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारा कर दिया जाएगा। तो वहां बात क्यों नहीं बन पाई, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारी जो बात माननीय अमित शाह जी से हुई थी, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव के पहले 6 महीना पहले हम जो राजनाथ सिंह जी 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो उन्होंने लागू किया है, बनवाया है, वो रिपोर्ट रखी हुई है, उसको हम लागू कर देंगे। ठीक है। शिक्षा में हम सुधार ले आएंगे। जो प्राइवेट स्कूल में जो सब्जेक्ट है, जो पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम हम प्राइमरी स्कूल में ले आएंगे। ये हम आपको लोकसभा चुनाव के पहले देंगे। हम प्राइमरी स्कूल से टाट हटा करके कुर्सी मेज की व्यवस्था वहां भी कराएंगे जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में कुर्सी मेज की व्यवस्था है। हमने कहा कि अगर अमीरों का कर्जा माफ होता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। हमने कहा कि मत कुछ करना तो कम से कम जो समान शिक्षा लागू कर देना, जो गरीब कमजोर लोग जो नहीं पढ़ सकते उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कर दीजिएगा। खैर, उन्होंने बात तो स्वीकार कर लिया, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मैंने जब शुरू किया इस काम को, आरक्षण की ही बात आपसे करें, तो जब मैं योगी जी से कहता था तो ये कहते थे अमित शाह जी से आपकी बात है, हमसे कोई बात नहीं। मैं फिर अमित शाह जी से कहता था तो कहते थे कि रुको भाई। फिर साल भर जब आपने देखा कि साल भर जब बीता जी, तो साल भर के बाद जब बीजेपी अपना 1 साल का उत्सव मना रही थी कि 1 साल के अपने कार्यकाल का, तो मैंने उस समय बहिष्कार किया था। सभी चैनलों पर आपने देखा। बहिष्कार हमारा सिर्फ इसी बात का था कि जो वादा आपने किया है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, उसको आप लागू नहीं कर रहे हो, आप खाली हवाई लूट रहे हो। तो फिर वो बात पहुंची दिल्ली अमित शाह जी के यहाँ। तो दिल्ली से अमित शाह जी आए लखनऊ, हमारा और मुख्यमंत्री जी से समझौता कराया कि इस पे हम लोग पहल कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे। फिर मैं थोड़ा शांत हो गया, फिर हमारी लड़ाई होती रही मुख्यमंत्री से। फिर दोबारा जब झगड़ा बढ़ा तो फिर अमित शाह जी जब दोबारा आए तब उन्होंने यहाँ एक राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दिया, जो पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे। तो रिटायर्ड जज ने जो कमेटी बना दी तो कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया 30 मई 2018 से। ठीक है। अब 2018 को रिपोर्ट आ गई, 7% पिछड़ा को, 9% अति पिछड़ा को, 11% सर्वाधिक पिछड़ा को, ये रिपोर्ट आ गई। अब जब रिपोर्ट आ गई, जब हम दबाव बनाने लगे तो फिर योगी जी पीछे भागने लगे। इन्होंने कहा कि आप जाओ अमित शाह जी से मिलो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जब दिल्ली गया, जब चुनाव नजदीक आ गया, मैं जब अमित शाह जी से मिला तो अमित शाह जी ने मुझे जवाब दिया कि यादव कुर्मी नाराज हो जाएगा, इस नाते हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारी सरकार चली जाएगी। हमने कहा तो जब ये 38% लोग जो वादा किए हो आप ये नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये जो निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवा राजभर चौहान बिंद केवट है, ये नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, अर्कबंसी है, बारी है, ये सब जातियां। राजभर जी, सीधा संवाद था, सीधा संपर्क था आपका आलाकमान से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से, लेकिन बात नहीं बन पाई। हाल ही में आप अखिलेश यादव से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच हुई गुफ्तगू के बाद राजधानी लखनऊ में दोनों दलों के बीच गठबंधन के जो कयास हैं वो तेज हो गए। गठबंधन की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, हमारा प्रयास जो इस समय वर्तमान स्थिति है उत्तर प्रदेश और देश में, जो वादा करके बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सत्ता में आई कि हम युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, हम गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम देश की बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा करेंगे, ये वादा करके जनता के बीच में आई सरकार। और आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय देश के प्रधानमंत्री का बयान आया नोटबंदी के बाद कि 3 लाख कंपनियां हमने बंद कर दी। निर्मला सीतारमण जी का बयान आया लोकसभा में कि 6 लाख कंपनियां बंद हो गई, बंद कर दिया। ये बंद हुई कंपनियों में काम कौन करता था? यही गहरी कुंभी कोयली भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला चूल्हा दुनिया सारी सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लला, गरीब समाज के बच्चे
तो इन जातियों के गरीब कमजोर लोग थे, यही उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। इन फैक्ट्रियों को बंद करके आज उन्होंने 14 करोड़ लोगों को रोजगार छीन लिया। आज 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आज सड़क पर लोग भीख मांग रहे हैं, जैसे चंदा मांगते हैं लोग, भीख मांगते हैं, वैसे आज नौजवान सड़क पे सरकार से भीख मांग रहा है कि हमको रोजगार दो। और ये सरकार, मैंने जो सामाजिक न्याय समिति की बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने उसी बात को कहा कि जो पिछड़ी जात और अनुसूचित जात जनजाति को जो आरक्षण है उस कोटे में विभाजन करके जिनको हिस्सा नहीं मिला उनको भी अधिकार दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, 5 जजों की बेंच ने कहा है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी लंगड़ी लूजी सरकार हो गई है, ये उसको नहीं मानती है, ये सिर्फ राजभर जी, मत है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बीजेपी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने दल के उम्मीदवारों को चुनाव में उतार दिया था, और परिणाम क्या रहा कि आपको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में परास्त हुई। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने बसपा से गठबंधन किया, लेकिन चुनाव में सपा को गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ और चुनाव के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने को गठबंधन से अलग कर दिया। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या माना जाए, जो दोनों दल हैं उनके नेताओं को किसी नए ठौर की तलाश है क्या, इसीलिए आप अखिलेश यादव से मिले हैं? देखिए, 2 बातें आपने बताया कि लोकसभा में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के कार्यक्रमों में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी फोटो लगा करके लोगों ने वोट मांगा। मैं तो अंतिम क्षण में 6वें चरण में लोगों ने 1 सीट में मांग रहा था, लोगों ने नहीं दिया। हमने यहां तक कहा कि खाली सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो, मुझे मत सीट दो। लेकिन इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। अभी देखिए, संजय निषाद जी बेचारे चिल्ला रहे हैं, इस आरक्षण को लेकर के वोट दिलाया, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए वादा करके गए और लोकसभा में वोट दिला दिया। आज वो चिल्ला रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल पे मैं देख रहा हूं। उसी तरह जहां तक दूसरा सवाल आपने किया कि अखिलेश जी से मैं मिला, मैं तो मायावती जी से भी मिला हूं, मैं तो सोनिया जी से भी मिला हूं, प्रियंका जी से मिला हूं, मैं तो अखिलेश जी से भी मिला हूं, मुलायम जी से मिला हूं। जी से कितनी बार मिले हैं? मैं तो कई बार मिल चुका हूं, शिष्टाचार में मिलते हैं। राजनीति में देखते हैं कि पहले लोग कहते थे कि बीजेपी अछूत पार्टी है, लेकिन आज क्या है, बीजेपी से बसपा ने समझौता किया, बीजेपी से समाजवादी पार्टी ने 89 में मिलकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुए थे। बीजेपी से कौन पार्टी ऐसी नहीं है कि जो बीजेपी से तालमेल न किया हो। आज कहां की विचारधारा, आपकी जो टिप्पणी है वो इसीलिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपने योगी सरकार में लगभग 2 साल गुजारे हैं, आपने बेहद नजदीकी से व्यवस्थाओं को, जो सरकार है उसका जो तंत्र है उसे देखा है, और आज आप एक तरीके से विपक्ष में हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निर्भर है या उत्तर प्रदेश के बाकी जो अफसर हैं उन पर निर्भर है? देखिए, जब मैं सत्ता में था वही बात मैं मुख्यमंत्री से कहता था, चैनलों पर भी मैं कहता था कि थाने की हालत खराब है, अधिकारी बेलगाम है, तो मुख्यमंत्री इस बात को इग्नोर करते थे। आज मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस बात को ओम प्रकाश राजभर आपके साथ मंत्री रह के बोलता था, आज आप क्यों एसपी को सस्पेंड कर रहे हो, क्यों डीएम को सस्पेंड करते हो, क्यों सीओ को कर रहे हो, क्यों अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हो, क्या कारण है? आज भ्रष्टाचार के नाम पर। लेकिन जो ये सवाल आप एएनबी न्यूज के माध्यम से पूछ रहे हैं, मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगा, आपका सीधा संवाद, सीधा संपर्क राष्ट्रीय नेताओं से रहा, आपका सीधा आला कमान से संपर्क रहा, तो केंद्र से आपका इंटरेक्शन क्यों नहीं हो पाया? आखिर इसकी क्या बड़ी वजह रही? मैं अमित शाह जी से इस बात को बताता रहा कि अधिकारी, जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब मंडलीय समीक्षा शुरू किया, तो मंडलीय समीक्षा में जब ये बोलना शुरू किया कि किसी जनप्रतिनिधि की बात मत सुनो, सिर्फ अधिकारी अपने मन से काम करो, उसी दिन मैंने कह दिया कि वो दिन आएगा कि यही मुख्यमंत्री इन अधिकारियों के गुलाम बन के रह जाएंगे। आपने देखा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा दुनिया, और इन्होंने 11 टीम बनाया। 11 टीम में अकेले मुख्यमंत्री, इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री पर भरोसा नहीं, इनको अपने दो डिप्टी सीएम पर भरोसा नहीं, किसी इनके मिनिस्टर पे अपने किसी पे भरोसा नहीं, और खाली अकेले 11 टीम बना करके 10 आईएएस जो ब्यूरोक्रेट को लेकर के ये कोरोना से लड़ रहे थे। कोरोना में हो क्या रहा है, आपने देखा कि 2800 का सामान 10,000 के लगभग खरीदा जा रहा है।
आज उसी मामले को जब लोग कह रहे हैं, आज पूरे भ्रष्टाचार चाहे इतना चरम पे है घोटाला कि 65 जिले उजागर हो गए हैं कि जो सामान 800 का है वो खरीदा गया 3500 का, जो सामान है 2800 का वो खरीदा गया 9,995 रुपए का। इतना घोटाला हुआ या 2 अधिकारी। और मजे की बात तो मुझे आश्चर्य ये बात लग रही है, अभी उन्नाव रेप कांड में नाम आया, सीबीआई ने उजागर किया 2 नाम, पुष्पांजलि सिंह, जब उनका नाम आ रहा है कि मदद करने में, तो उनको बख्शिश दी जा रही है, रेलवे में भेज दिया जा रहा है एमडी बना करके। ये क्या न्याय करेंगे? ये मुख्यमंत्री जी जाति चीन करके ये काम कर रहे हैं। अगर वो क्षत्रिय है तो उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता है, अगर ब्राह्मण है, भूमिहार है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह, यादव है, उसके साथ तो निश्चित है कि होगा। उसके साथ ये खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन उसका उदाहरण मैं बता दूं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मैं देख रहा हूं कि जो अधिकारी 4-4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है, वो उनके दफ्तर में बैठा हुआ पंचम तल पे। हम तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप उस इंस्पेक्टर को मत करो, आप उस डीएम को नहीं, उस एसपी को नहीं, आप अपना पंचम तल सही करो। पंचम तल सबसे नंबर 1 का घुसखोर। आप लगातार तानाशाही जो रवैया है उस पर काम करने के जो आरोप लगाते रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी है वो बीजेपी के लिए असहनीय होती जा रही थी। आज हम भी आपसे ये पूछना चाहते हैं एएनबी न्यूज के माध्यम से, आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा शांति नहीं होता? ओम प्रकाश राजभर का लक्ष्य क्या है? 7 बार इनकम टैक्स प्लेट पार्ट डाल दी हमारे यहाँ गई, और 7 बार विजिलेंस की टीम गई, कुछ नहीं उखाड़ पाए। बीजेपी के लोग आज भी जांच करा लें, हम लुटेरे नहीं है। आज बीजेपी का, मैं तो कहता हूं संविधान में नार्को टेस्ट की व्यवस्था है, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर का नार्को टेस्ट करा लो, और दूसरे नंबर पर बीजेपी के बड़े नेताओं का नार्को टेस्ट करा दो, जो भारत की बीजेपी -23। तमाम आपने आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर तो लगा दिए। ओम प्रकाश राजभर जी, बसपा संस्थापक काशीराम से प्रभावित होकर आप राजनीति में आए, फिर आपका मायावती से टकराव होता है और आप अलग पार्टी बनाते हैं। जिस तरह से आपकी पहले दोस्ती होती है और फिर तकरार होती है, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया है कि जनप्रतिनिधि चुन के आएगा सदन में, तो वो अपने क्षेत्र की अपने समस्या को सदन में रखेगा और उस समस्या का निदान कराएगा। लेकिन स्थिति क्या हो गई है कि जब चुनाव लड़ना होता है तो लोग बड़े लच्छेदार भाषण मारते हैं, जब सदन में आ जाते हैं तो सदन में आने के बाद सब लोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सदन में आने के बाद इस तरह की बातें हो जाती है। जब आपके मायावती से विचार मिल रहे थे, जब आपकी और उनकी जो नीतियां आपस में मिल रही थी, तो मतभेद आखिर क्यों हुआ? इसकी क्या वजह रही? मतभेद इस नाते हुआ कि उनके भी राज्य में, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति हो, गोंड हो, नाई हो, कहार हो, अर्कबंसी हो, बियार हो, बारी हो, ये सारी जातियों को भूल गए। सब अगर वो तमाम जातियों को भूल गए तो तमाम आपके जो मुद्दे हैं, आपका जो मोर्चा है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी, तो आपका मोर्चा आंदोलन क्यों नहीं करता? अपनी बातें आगे रखिए सरकार के सामने, पार्टियों के सामने, जनता के सामने। हम लोगों ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, इसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती किसड़ा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामकरण कश्यप, रामधनी बिंद, आपके अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। उसकी पहली रैली हम लोगों ने बलिया 14 दिसंबर 2019 को किया था, और आजादी के बाद पहला वैसा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने मिलकर सभी लोगों ने किया था। वैसा कार्यक्रम कभी ना कोई किया है, ना कर पाएगा। दूसरा हम लोगों ने कुशीनगर किया, तीसरा गाजीपुर किया, चौथा इलाहाबाद किया, तब तक लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में अपनी बात को बराबर रख रहे हैं। ठीक है, जिस दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एएनबी न्यूज की तरफ से भी। आप अपनी जो बातें हैं वो भी जनता के सामने रखते रहिए। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज में अपना समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि योगी सरकार तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है, एक जाति को सम्मान देकर बाकी जातियों को टारगेट करके उनके अधिकारों को लूट रहे हैं। तो साथ ही इनका कहना है कि हम सब लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
वंचित वर्ग के हक और अधिकार की आवाज को उठाते रहेंगे। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।